ऐसा देखा गया है कि जब रबर के बैंड को खींचा जाता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। वो खींचा जाता है, वो लंबा हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम इसको सॉलिड क्यों कहते हैं, है कि नहीं? वाई डू वी कॉल इट ए सॉलिड? कभी गौर किया? तो देखिए, ए रबर बैंड इज कॉन्सिडर्ड ए सॉलिड। एक रबर बैंड को सॉलिड समझा जाता है बिकॉज इट चेंज शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। रबर बैंड को सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तो शेप चेंज होता है, मानता हूँ, मगर उसमें जब फोर्स लगाई जाती है, जब उसको किसी ताकत से खींचा जाता है, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, किंतु जैसे ही हम रबर के बैंड में फोर्स को हटा देते हैं, फोर्स को रिमूव्ड कर देते हैं, द रबर बैंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो रबर बैंड फिर से अपने पुराने शेप को प्राप्त कर लेता है। यानी कि वो तब तक उसका चेंज बदला था जब तक उस पर खींचने वाला बल लगा था, खींचने वाला फोर्स लगा था। जैसे ही खींचने वाला फोर्स हट गया तो वो अपने फिर से पुराने शेप में आ जाता है। लाइक ऑल अदर सॉलिड्स, ये दूसरे सॉलिड की तरह, रबर भी दूसरे सॉलिड की तरह क्या होते हैं कि जब इसको हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये टूट जाता है। तो इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि रबर बैंड भी एक सॉलिड है। एक स्पॉन्ज को बहुत ही आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, तो फिर एक स्पॉन्ज को सॉलिड क्यों कहा जाता है? आइए इसे जानते हैं। ए स्पॉन्ज इज कंसिडर्ड टू बी ए सॉलिड। एक स्पॉन्ज को सॉलिड समझा जाता है बिकॉज इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनट पोर्स इन इट। ये दबता इसलिए है ना क्योंकि स्पॉन्ज में छोटे छोटे, देखिए, छोटे छोटे उसमें पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, मिनट पोर्स पाए जाते हैं स्पॉन्ज में, जिसके कारण उसमें हवा फील्ड होती है, उसमें एयर फील्ड होती है। व्हेन वी प्रेस द स्पॉन्ज, और जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तब क्या होता है कि एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इट्स होल्स। तो उसके होल्स से एयर निकल आते हैं, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाते हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर मौजूद होता है, और जब हम उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर पोर में जो मौजूद होता है एयर, वो निकल आते हैं और इस वजह से वो दब जाते हैं। इसलिए हम इसे सॉलिड कहेंगे। हम सब क्या करते हैं न, साल्ट और शुगर को डिफरेंट शेप के जार में रखते हैं, और जिसके कारण साल्ट और जो शुगर होता है उस जार का शेप ले लेता है। तो फिर हम साल्ट और शुगर को सॉलिड कैसे कहें? क्योंकि जिस जार में रखते हैं तो उसका शेप ले लेता है, ये तो लिक्विड का नेचर है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर साल्ट और शुगर को सॉलिड क्यों कह रहे हैं? आइए इसे जानते हैं। साल्ट एंड शुगर हैव वेरी टीनी क्रिस्टल। साल्ट और शुगर का बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल होता है, बहुत ही छोटा छोटा। साल्ट एंड शुगर आर considered to be solid because the shape of the individual crystal of salt and sugar remain fixed। कहता है क्या शुगर और साल्ट को सॉलिड समझा जाता है बिकॉज इसकी जो शेप होती है, इसकी जो दाने की जो शेप होती है, वो जार में भी फिक्स होता है। इसके दाने, इसके क्रिस्टल इतने छोटे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो लिक्विड की तरह समाया हुआ हो जार में, पर एक्चुअली में इसके छोटे साइज के कारण वो इस तरह व्यवस्थित है, इस तरह व्यवस्थित है उसमें कि लिक्विड का तरह लग रहा है, मगर इसका साइज वही रहता है, सॉलिड की तरह। इवन दे आर पुट इन जार ऑफ डिफरेंट शेप।
अगर हम इसे किसी भी जार में रखते हैं, किसी भी शेप में रखते हैं, तो वैसा शेप जैसा दिखने लगता है, मगर उसका एक्चुअल साइज वही रहता है। उसका एक्चुअल साइज अगर बदलता तो हम कहते हैं इसमें लिक्विड का नेचर है, मगर उसका क्रिस्टल का साइज वही रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साल्ट और शुगर सॉलिड है। हम लोग लिक्विड के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखिए, इन लिक्विड्स, यदि हम लिक्विड में बात करें, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज में होते हैं, नज़दीक नज़दीक में होते हैं, बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड। किंतु ये उतने नज़दीक नहीं होते इसके पार्टिकल जितना कि एक सॉलिड में पार्टिकल नज़दीक में होते हैं। मतलब सॉलिड में बहुत नज़दीक में होते पार्टिकल और उससे थोड़ा दूर में होते हैं लिक्विड के पार्टिकल। तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन इन ए सॉलिड। कहता है क्या कि लिक्विड के जो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, लिक्विड के पार्टिकल की जो बीच की जो दूरी होती है, वो दूरी जो होती है, वो डिस्टेंस जो होती है, सॉलिड के पार्टिकलों के बीच की दूरी से ज़्यादा होता है। मतलब सॉलिड के पार्टिकल के जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होता है, मगर लिक्विड में अधिक होता है उसका डिस्टेंस पार्टिकल के बीच का। अब यदि हम इसके तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, फोर्स बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स इज नॉट इनफ टू होल्ड द पार्टिकल इन ए फिक्स पोजिशन। कहता है कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में उतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में उतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है कि उसे किसी फिक्स्ड पोजीशन में बांध के रख सके, उसे किसी फिक्स पोजीशन में रख सके। और ये ज़्यादा फोर्स किस में होता है ना, सॉलिड में, इसीलिए वो फिक्स रहता है, मगर लिक्विड में उतना नहीं है कि वो फिक्स रह सके, इसके फोर्स उतना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब देखिए चौथे प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विद इन द लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। अब इसके पांचवें प्रॉपर्टी से बात करें तो, द पार्टिकल इन ए लिक्विड आर वाइब्रेटिंग। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपन करते हैं, वाइब्रेटिंग करते हैं। यदि हम इसके छठे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, इफ ए लिक्विड इज हीटेड देन इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव फास्टर। कहता है कि जब लिक्विड को गर्म किया जाता है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल काफ़ी तेज गति से मूव करने लगते हैं। अब हम लोग गैस के कुछ प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, इन गैसेस द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। यदि हम गैस में देखें तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पार्टिकल की जो डिस्टेंस होती है, अगर हम सॉलिड से और लिक्विड से कंपेयर करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर में होते हैं और लिक्विड में और सॉलिड में नज़दीक नज़दीक में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस किस में होती है, न गैसेस में होती है। अब यदि हम दूसरे प्रॉपर्टीज पे बात करें तो देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल। यदि हम गैस के किन्हीं पार्टिकलों की बात करें, गैस के पार्टिकलों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। अब देखिए इसके तीसरे प्रॉपर्टीज पर, द पार्टिकल ऑफ ए गैस हैव द मैक्सिमम मूवमेंट। जी हाँ, कहता है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी मैक्सिमम मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है गैस के पार्टिकल में, क्योंकि इतने फ्रीली होते हैं ना कि ये चारों तरफ गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, जो कि ये बात हमें लिक्विड में और सॉलिड के पार्टिकल में देखने को नहीं मिलता है। अब यदि हम इसको चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें तो ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। कहता है गैस को जब किसी कंटेनर में रखते हैं तो ये गैस क्या करता है, उस कंटेनर के वॉल पर प्रेशर लगाता है, जो कि एक गैस का नेचर है। अब देखिए इसके पांचवें प्रॉपर्टीज, इफ ए गैस इज हीटेड द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस स्टार्ट मूविंग
फास्टर एंड फास्टर। यदि हम गैस के पार्टिकल्स को, यानी कह सकते हैं, अगर हम गैस को अगर हीट करते हैं, ठीक है, अगर हम गैस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से, फास्टर एंड फास्टर मूव करने लगते हैं। तो ये कुछ था गैस के प्रॉपर्टीज। अब हम लोग डिफ्यूजन के डिफिनेशन को जानेंगे और फिर डिफ्यूजन के प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो देखिए, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन का डिफिनेशन क्या कहता है कि जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मोशन के कारण मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो इसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब जब कोई एक सब्सटेंस और उसका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मूव करता है वो भी, और आपस में अगर मिक्स होता है, तो इस घटना को डिफ्यूजन कहा जाता है। यानी कि पार्टिकल के मूवमेंट के कारण जब दोनों आपस में मिल जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं ना, डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सॉलिड को यहाँ पर लिक्विड के साथ मिक्स किया गया है, तो दोनों मोशन कारण देखिए यहाँ पर मिक्स हो रहा है, तो कह सकते हैं यहाँ पर डिफ्यूजन की घटना हो रही है। अब हम लोग इसके डिफ्यूजन के कुछ प्रॉपर्टीज को देखिए। डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। जी हाँ, डिफ्यूजन जो होता है वो मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो पार्टिकल के मोशन पर बेस्ड होता है। पार्टिकल अगर मोशन नहीं करता तो डिफ्यूजन की घटना हमें देखने को नहीं मिलता। पार्टिकल के में मोशन होने के कारण हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। डिफ्यूजन ऑकर इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। जी हाँ, डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में भी होता है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है, और यहाँ तक कि सॉलिड में भी देखने को मिलता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड लोवेस्ट इन सॉलिड। अगर हम डिफ्यूजन को, अगर हम उसके तीव्रता के से नापें, किस में तेजी से होता है, किस में धीमे होता है, मतलब डिफ्यूजन किस में फास्ट में होता है और किस में स्लोवेस्ट होता है, तो अगर हम उसमें देखें तो सबसे तेज गति से डिफ्यूजन अगर होता है तो गैस में होता है, और सबसे धीमे गति से अगर डिफ्यूजन देखने को मिलता है तो वो होता है सॉलिड में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। कहता है डिफ्यूजन का जो रेट होता है बढ़ने लगता है यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी कि जहाँ पर दो सब्सटेंस के पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं और यदि हम उस समय वहाँ अगर हम उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो डिफ्यूजन की क्रिया बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो सीखने को मिला कि डिफ्यूजन रेट जो है उसका, डिफ्यूजन होने का रेट, मिक्स होने का जो रेट होता है डिफ्यूजन में, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। डिफ्यूजन इन गैसेस को हम समझेंगे अब कि गैस का डिफ्यूजन कैसा होता है। तो देखिए, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कॉन्सिडरेबल डिस्टेंस। कहता है कि रसोई में जो खाना बनता है तो खाने की जो स्मेल होती है काफ़ी दूर तक चला जाता है, मतलब काफ़ी दूर से हमें खाने की खुशबू हमें प्राप्त हो जाता है। वो कैसे होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्हेन फूड इज कुक्ड, जब खाने को पकाया जाता है, जब रसोई घर में खाने को पकाया जाता है खाना को, तो सम ऑफ सब्सटेंस इन फूड, तो भोजन में जो कुछ सब्सटेंस होते हैं ना वो रिलीज करते हैं गैस, वो गैस रिलीज करता है, हैविंग द स्मेल ऑफ फूड इन देम। और जो गैस रिलीज करता है उसमें भोजन के स्मेल होते हैं, और वो भोजन के स्मेल वाला गैस क्या होता है कि काफ़ी तेजी से मूव करता है। द पार्टिकल्स ऑफ दिस गैस मूव वेरी क्विकली, काफ़ी तेजी से मूव करता है, एंड मिक्स अप विथ एयर, और वो पार्टिकल क्या होता है कि एयर के साथ मिक्स होता है और वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से मिक्स होता है। व्हेन द एयर कंटेनिंग दीज गैसेस, अब जिस एयर में वो भोजन के स्मेल मिक्स था और जब हमारे नाक तक वो पहुंचता है
वी गेट द स्मेल ऑफ फूड, तो हमें भोजन का, फूड का स्मेल प्राप्त होता है, जो कि खाना कहाँ पक रहा होता है, किचन में। तो इस प्रोसेस, हम लोग इस प्रक्रिया में क्या सीखें कि यही कि खाना जो रसोई घर में पकता है तो उससे निकलने वाला स्मेल एयर के साथ डिफ्यूजन के प्रोसेस से मिक्स होता है और हम तक पहुंच पाता है। डिफ्यूजन इन एयर का हम लोग अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स, कहता है क्या परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो फैलती है, डिफ्यूजन के कारण फैलती है। और किस तरह, डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर, परफ्यूम का जो वेपर होता है वो एयर में डिफ्यूजन होता है जिससे फैलता है। वो देखिए किस प्रकार होता है। देखिए, व्हेन द बोतल ऑफ परफ्यूम, जब परफ्यूम के बोतल को खोला जाता है, ओपन किया जाता है, देन द लिक्विड परफ्यूम क्विकली चेंजेस इनटू वेपर, तो परफ्यूम जो लिक्विड में था वो तुरंत ही वेपर में चेंज हो जाता है। और तब क्या होता है ना, परफ्यूम वेपर मूव वेरी रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, और काफ़ी तीव्र गति से सभी दिशा में बढ़ने लगता है, मूव करने लगता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है। द एयर पार्टिकल के साथ क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है। एनहेंस स्प्रेड विथ एयर इन होल रूम, और एयर के साथ समूचे रूम में फैल जाता है। इन लिक्विड्स, तो लिक्विड्स के डिफ्यूजन को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर, कहता है क्या वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का होता है उसका फैलना एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है जो लिक्विड में है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर, नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट होता है जब उसको पानी में मिलाया जाता है तो वो भी फैलने लगता है, तो ये भी डिफ्यूजन का ही कारण है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ मेरा लिक्विड में डिफ्यूजन का। अब यदि हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो देखिए, द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, इंक का पानी में फैलना भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। और यदि हम चौथे एग्जाम्पल में आए तो देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूज इनटू वाटर, हम जानते हैं कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, और ये पानी में अगर मिक्स होता है तो ये एक डिफ्यूजन का उदाहरण बन जाता है। तो ये था हम लोग का कुछ एग्जाम्पल डिफ्यूजन का लिक्विड में। अब हम लोग जानेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड में डिफ्यूजन किस तरह होता है। तो देखिए, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, सॉलिड में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है बहुत ही धीमे प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ वी राइट समथिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, देखिए यदि हम कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, ठीक है, एंड लीव इट अनक्लीन फॉर कॉन्सिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, और एक लंबे समय तक उसे बिना मिटाए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि वी विल फाइंड दैट, हम पाएंगे क्या, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टरवर्ड, तो बाद में इसको मिटाना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि जो चौक के जो पार्टिकल्स थे वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो गया था, इसलिए हमें मिटाना काफ़ी दिक्कत होता है एक लंबे समय के बाद। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ़ टू मेटल ब्लॉक आर बाउंड टुगेदर टाइटली, यदि दो मेटल के ब्लॉक को कस के बांधा जाए, एंड केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तब क्या होता है, तब देन द पार्टिकल ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज इनटू अनदर मेटल, तब एक मेटल का पार्टिकल दूसरे मेटल के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो जाता है।